आधी रात को एक घायल मेक पुलिस से भागने की कोशिश करते हुए शहर से भागता है। वह एक गली में गिर जाता है और हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बच नहीं पाएगा। अचानक उसका गिरा हुआ खून ऊपर तैरने लगता है और एक रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति उससे कहता है कि अगर मेक उसे अपनी निष्ठा दे तो वह उसे जीवित रखेगा। मेक के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अजनबी अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे उठाता है और समझौते को सील करता है, जिससे मेक का शरीर चमकने लगता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। जब पुलिस अंततः गली में पहुंचती है तो उन्हें दीवार पर खून की धार दिखती है। जल्द ही अराजकता सड़कों पर हावी हो जाती है और लोग राक्षसों के हाथों हर जगह मर रहे हैं, जबकि नकाबपोश अजनबी शांति से देख रहा है और जैक चिल्ला रहा है। जब विशाल लपटें सब कुछ जला देती हैं, तब पता चलता है कि यह वास्तव में चैन नामक एक भिक्षु का दर्शन है। वह तुरंत अपनी चीजें इकट्ठा करता है और अपने मालिक को बताता है कि उसके पिता, जिसे नेक्रोमेंसर विचन के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर लौट आए हैं, इसलिए उसे रोकने के लिए उसे जाना होगा। इस बीच जैक और उसका परिवार बैंकॉक पहुंचता है। माना जा रहा है कि वे छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, लेकिन जैक काम से फोन उठाना बंद नहीं करेगा। उसकी पत्नी प्रैन उसे डांटती है और उसे अपने परिवार को प्राथमिकता देने की याद दिलाती है, इसलिए जैक एक सड़क पुलिस वाले के रूप में अपने दिनों को याद करते हुए बेहतर करने का वादा करता है। जब वे पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी जा चुकी है। दंपत्ति हताश होकर शहर का हर कोना खोजना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर दौड़ने के बाद वे लू को एक पुल पर चांद के साथ बातें करते हुए पाते हैं। वे लू को अकेले भागने के लिए डांटते हैं और चैन को उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन चैन उन्हें ये कहकर आश्चर्यचकित कर देता है कि वह पहले से ही जैक का नाम और चेहरा जानता है। चैन का कहना है कि उनकी मुलाकात किस्मत में थी और जैक एक ऐसा व्यक्ति है जो रक्त चंद्रमा के नीचे मृत्यु में पैदा हुआ है। उसे द्वारों का रक्षक कहते हैं। वह जैक को चेतावनी देता है कि उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वह सब कुछ खो देगा, लेकिन जैक सोचता है कि चैन एक पागल आदमी है और अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। बाद में मॉल में लू की टी शर्ट पर आइसक्रीम लग जाती है तो प्रैंग उसे धोने के लिए बाथरूम में ले जाता है। उसी समय में एक मॉल में प्रवेश करता है और एक आदमी से टकराता है। उसे मारने के लिए बंदूक निकालने से पहले उसे लॉलीपॉप थमा देता है। लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, जबकि मेक अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखता है, जिससे दुकानदारों और कर्मचारियों दोनों की मौत हो जाती है। बाहर निकलने के लिए एक बड़ी भीड़ दौड़ रही है, लेकिन जैक अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए भीड़ को धकेलता है और उन्हें बाथरूम में छिपने के लिए कहता है, जबकि वह मदद करने की कोशिश करता है। जब अधिकारी रात आता है और मॉल से होकर अपना रास्ता बनाना शुरू करता है तो जैक सावधानीपूर्वक लोगों को छिपे रहने के लिए कहता हुआ इधर उधर घूमता है। जब मेक का ध्यान खून से सनी गुड़िया की वजह से भटक जाता है तो जैक अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है और मेक से अपना हथियार नीचे गिराने को कहता है। मेक बेफिक्र दिखता है जब वह अपनी गुड़िया का इस्तेमाल करके बचकानी आवाज में जैक से बात करता है, अमेरिकी होने का मजाक उड़ाता है और लू और आइसक्रीम का जिक्र करता है। जैक ने मेक को धमकी दी कि अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वह उसे मार देगा और मेक ने गोली चला दी, जिससे जैक को फिर से छिपना पड़ा। पास में छिपी एक रोती हुई लड़की अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेक उसे गोली मार देता है। बाहर पुलिस और दमकल कर्मियों की एक पूरी टीम मॉल को घेर लेती है। जैक मेक को पागल कहता है ताकि वह फिर से गुड़िया से बात कर सके और जब उसका ध्यान भंग होता है तो जैक गोली चलाने के लिए बाहर आता है। मेक अपने घुटनों पर गिर जाता है, जबकि अराद उसके पीछे प्रकट होता है, लेकिन वह अभी भी बेफिक्र है। वह जैक को उसे मारने के लिए धन्यवाद देता है, कहता है कि अब अनुष्ठान पूरा हो गया है और उसे रक्षक कहता है। अचानक मेक का शरीर जलने लगता है और उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे पूरी इमारत हिलने लगती है। मॉल के ऊपर धुआं एक दहाड़ती खोपड़ी का रूप ले लेता है और आग की लपटें शहर की हर दिशा में फैल जाती हैं। फ्रैंक लू को बाथरूम से बाहर खींचता है और वे बाहर भागते हैं, जहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि फायरमैन भी एक व्यक्ति को चाकू मार रहा है। दोनों के पास मॉल में वापस भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब वे सावधानी से इधर उधर घूम रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को काउंटर पर एक आदमी का सिर और फ्रंट डेस्क पर एक शव को लगातार पटकते हुए देखा। एक पागल आदमी कोने के आसपास दिखाई देता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए फ्रैंक एक पुतले को उस पर मारता है और प्लास्टिक के हाथ से उसके सिर पर वार करता है। फिर प्रांग और लू एस्केलेटर पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके पीछे और भी विक्षिप्त लोग आ रहे हैं। फ्रैंक लू को एस्केलेटर के बाहरी किनारे पर रखता है और उसे नीचे सरका देता है, जबकि वह सामान्य रूप से सीढ़ियां चढ़ती है और आने वाले आदमियों से लड़ने के लिए पुतले वाले हाथ का उपयोग करती है। लू अगली मंजिल पर पहुंच जाती है और एक आदमी उसे पकड़ लेता है, इसलिए हताश फ्रैंक एक दुश्मन को गिराने के लिए दौड़ती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे हमलावर पर हमला करती है। वे भागते हैं और किसी तरह पीछे का दरवाजा ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि बस स्टॉप आ गया है। ड्राइवर बाहर आता है और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक लू के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर कोने पर हिंसा, हथियार, आग और कार दुर्घटनाएं मिलती हैं। काफी भागने के बाद वे एक किराने की दुकान के अंदर छिपने में कामयाब हो जाते हैं। फ्रैंक का सेल फोन काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह सावधानी से इधर उधर जाती है और काउंटर पर मौजूद व्यक्ति को नजरअंदाज कर स्टो का फोन इस्तेमाल करती है, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा है। उसी समय एक राक्षस आदमी दुकान में प्रवेश करता है और शरीर की जांच करने से पहले कुछ उत्पाद फेंकता है। फिर वह जगह खोजना शुरू कर देता है ताकि लू को छुपने के लिए लगातार आगे बढ़ना पड़े। दुर्भाग्य से वह तब चौंक जाती है जब बाहर खिड़की से एक शव टकराता है और अजनबी उसे ढूंढ लेता है। जब वह हमला करने वाला होता है तो प्रैंक उसे पीछे से मारकर गिरा देता है। इस बीच जैक और अराद जाग जाते हैं, बिना ये समझे कि वे कैसे बच गए, क्योंकि वे विस्फोट के बहुत करीब थे। उन्होंने ये भी देखा कि आसपास कोई शव नहीं है। जैक को पास में एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वह पलक झपकाता है तो वह गायब हो जाता है। अराद को कुछ खून के धब्बे मिले और उसने देखा कि वे बहुत पुराने हैं। जब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वे जांच करने जाते हैं और एक महिला को हाथ में चाकू लिए हुए पाते हैं। वह पलटकर एक राक्षसी चेहरा दिखाती है और
आराट पर चुराग होकर उसे मार डालने के लिए उस पर कूद पड़ती है। जैक ने गोली चला दी लेकिन गोलियां कुछ नहीं कर सकी और महिला ने उस पर हमला कर दिया, जिससे लड़ाई शुरू हो गई। कुछ संघर्ष के बाद जैक उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जैक भागकर छिप जाता है, लेकिन महिला जल्दी से ठीक हो जाती है और उसे ढूंढने आती है। अचानक उसके अंग बढ़ जाते हैं और वह छत पर रेंगने के लिए कूद पड़ती है। जैक लगातार इधर उधर छिपता रहता है, लेकिन अंततः महिला उसे ढूंढ लेती है और उसे बाहर खींच लेती है। वह उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्राणी उसे निहत्था कर देता है और उसे चुरा घोंपने की कोशिश करता है। हताश जैक किसी तरह वापस लड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे धक्का देकर फिर से भागने में सफल हो जाता है। वह बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन उसे अपना परिवार नहीं मिलता। जब वह मॉल के बाकी हिस्सों की तलाशी लेता है तो जैक को पता चलता है कि सारा खाना सड़ा हुआ है। जल्द ही महिला फिर से उस पर हमला करती है तो वह उसे कुर्सी से मारता है और भागने की कोशिश करता है। वह तुरंत एक और हमले के साथ उसका रास्ता रोकती है, इसलिए जैक पास में लटके कुछ केबलों को पकड़ता है और उसे कुछ सजावट से बांधने के लिए उसके चारों ओर लपेटता है। वह उसे कई बार मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वह उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। प्रांत और लू में वापस आकर वे दुकान से निकलकर बस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां लोग एक दूसरे पर हमला करना जारी रखते हैं। दोनों चुपके से घूमने की कोशिश करते हैं और एक आदमी उनका रास्ता रोकता है, इसलिए वे उससे बचने के लिए बस के नीचे रेंगते हैं। लू ने एक वाहन को देखा जिसमें सामान्य लोग उन्हें इशारा कर रहे थे, इसलिए वे एक जगह खुलने का इंतजार करते हैं और अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ड्राइवर उन्हें बताता है कि बस चलती है, लेकिन उसकी चाबियां बाहर गिर गई थी और कोई भी उन्हें वापस लेने की हिम्मत नहीं करता। फ्रैंक बाहर भागती है और जल्दी से चाबियां पकड़ लेती है, लेकिन जब वह बस में वापस चढ़ने वाली होती है तो दो पागल आदमी उसे वापस खींच लेते हैं। लू रोती है क्योंकि वह अपनी मां का हाथ पकड़ने में असफल रहती है, लेकिन शुक्र है कि आखिरकार एक यात्री बाहर आता है और फ्रैंक को बचाने के लिए पुरुषों से लड़ता है। वह अपनी बेटी के पास वापस आती है और ड्राइवर को चाबियां देती है ताकि बस आखिरकार चल सके, जबकि वे यात्री को हिंसक पुरुषों द्वारा मार डाला जाता देखते हैं। दुर्भाग्य से बस ज्यादा दूर नहीं जा सकती क्योंकि सड़क लावारिस कारों से अवरुद्ध है, इसलिए प्रांत और लू को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ही क्षण बाद वे अपने होटल पहुंचते हैं और वहां भी शव पाते हैं। जब वे ऊपर जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक आदमी एक महिला से लड़ रहा है और फिर उनकी ओर आ रहा है। फ्रैंक एक बैगेज ट्रॉली को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और हमलावरों को पीछे धकेलता है, उन्हें गिरा देता है। गलियारे के अंत में एक और आदमी दिखाई देता है और फ्रैंक उसे बोतल से मारता है, इससे पहले कि वह और लू अंततः अपने कमरे में सुरक्षित पहुंच पाते हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पूरा शहर जलता हुआ दिखाई देता है। फ्रैंक कमरे का फोन आजमाता है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। मॉल में जैक घूम रहा है और देखता है कि सभी स्क्रीन खराब हो गई है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि महिला बंधन से बच निकली है और अभी भी उसे ढूंढ रही है। वह दीवार पर बहते खून के पास पहुंचती है और उसे पार कर जाती है, इसलिए जैक उसका पीछा करने का फैसला करता है। यह अजीब पोर्टल उसे सीधे बस स्टेशन पर छोड़ देता है, जो खाली प्रतीत होता है। जब वह ऊपर देखता है तो वह इमारत के ऊपर एक विशालकाय राक्षस को देखकर चौंक जाता है। वह जीव उसके पीछे आ रहा है और जिस भी बस पर पैर रखता है उसे नष्ट कर देता है। जैक शहर में जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है और दानव उसका पीछा करने के लिए इमारतों को नष्ट करना शुरू कर देता है। जब जैक एक गली में प्रवेश करता है तो वह फंस जाता है, लेकिन वह वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसके पीछे इमारतें ढह रही हैं। अचानक एक दरवाजा खुलता है और चैन जैक को अपने मंदिर में खींच लेता है। चैन बताते हैं कि वे एक वैकल्पिक वास्तविकता में हैं, जिसे हिंड्रेंस कहा जाता है, जो स्वर्ग और नरक के बीच का क्षेत्र है। यह उन आत्माओं के लिए एक जगह है जो अपना रास्ता खो चुके हैं और जैक को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना है। मेक को अनुष्ठान पूरा करने में मदद करके जैक ने नरक के द्वार खोल दिए हैं और पृथ्वी पर राक्षसों को मुक्त कर दिया है। मेक को हेरफेर करने वाला व्यक्ति चैन का पिता विचिन था, जो एक बहुत शक्तिशाली नेक्रोमेंसर है जो वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। चूंकि जैक ने गेट खोला है, इसलिए उसके पास इसे बंद करने की शक्ति भी है, जो उसे कीपर बनाती है। यह उसकी नियति है क्योंकि उसका जन्म रक्त चंद्रमा के तहत हुआ था और इस प्रक्रिया में उसकी मां की मृत्यु हो गई। जैक कुछ भी नहीं समझता है और केवल अपने परिवार की परवाह करता है, इसलिए चैन बताता है कि गेट बंद करके वह बाकी दुनिया के साथ अपने परिवार को बचाएगा। उन्हें जल्दी करने की जरूरत है क्योंकि दानव हर आत्मा को खाने के साथ मजबूत होता जाता है। पहला कदम मेक को ढूंढना है, इसलिए जब दोनों अपनी खोज शुरू करते हैं, चैन कहानी का अधिक हिस्सा साझा करता है। विचिन एक बहुत लालची भिक्षु हुआ करता था जिसने अपने गुरु के ग्रंथों को चुरा लिया था, जिससे उसकी आत्मा भ्रष्ट हो गई और उसका भौतिक मानव शरीर नष्ट हो गया। एक हताश विचिन ने अपने ही बेटे पर कब्जा करके शरीर पाने की कोशिश की, हालांकि उसकी पत्नी ने उसे नीचे गिराकर अनुष्ठान में बाधा डाली और विचिन की आत्मा को इस वास्तविकता से निर्वासित कर दिया गया। असफल कब्जे ने चैन को आत्मा, ऊर्जा, अवशोषण और वास्तविकताओं के बीच यात्रा करने के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया। कहानी तब बाधित होती है जब जैक छत पर एक महिला को एक राक्षस द्वारा घेर लिया जाता है। चैन कहती है कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी जैक उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। जब चैन उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो उसे भी एक राक्षस रोक लेता है। जैक छत पर पहुंचने से पहले एक लोहादंड पकड़ता है, जहां उसे कई राक्षस मिलते हैं। तीव्र गति से वह उन्हें एक एक करके मारकर गिरा देता है। फिर जैक महिला की जांच करता है और उसे मॉल की पीड़ितों में से एक के रूप में पहचानता है। वह रोती है जब उसे याद आता है कि क्या हुआ था और उसे अपने पूर्व प्रेमी से बात न करने का पछतावा होता है। वह स्वीकार करती है कि उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसकी आत्मा क्यों अधर में लटकी हुई है। उस समय विशाल राक्षस पास में प्रकट होता है और इमारत को नष्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए जैक भागते समय लड़की को अपने साथ खींचता है। दुर्भाग्यवश राक्षस उसे पकड़ लेता है और खा जाता है। राक्षस के जाने के बाद जैक चैन से फिर मिलता है और बताता है कि लड़की को नहीं पता था कि वह मर गई है। उसे याद आता है कि मॉल में विस्फोट बहुत बड़ा था और वह निष्कर्ष निकालता है कि वह भी मर चुका है, जिसकी पुष्टि चैन करता है।
जैक अपने परिवार के बारे में सोचते हुए टूट जाता है और चैन उसे समझाता है कि वह एक खोई हुई आत्मा बन गया है क्योंकि उसने अपने परिवार के बजाय नौकरी को चुना। हालांकि यह खत्म नहीं हुआ है। यदि जैक किसी जहाज का उपयोग करता है तो वह पृथ्वी पर वापस लौट सकता है। जब जैक और चैन शहर पार कर रहे होते हैं तो वे एक पंख वाले राक्षस को अपना पीछा करते हुए देखते हैं। वे एक इमारत में घुसते हैं और इन राक्षसों को और अधिक पाते हैं। उनका पीछा करने वाला उनके ठीक पीछे उतरता है। जब राक्षस हमला करते हैं तो चैन अपने कर्मचारियों और प्रभावशाली मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करके उनसे लड़ता है। उन्हें इतना डराता है कि वे उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। जैक और चैन ऊपर की ओर भागते हैं और एक थिएटर में प्रवेश करते हैं जो राक्षसों से भरा हुआ है, इसलिए वे स्क्रीन के सामने एक विशिष्ट स्थान तक पहुंचने के लिए जितनी तेजी से संभव हो भागते हैं, जहां चैन एक पोर्टल खोल सकता है। बस एक सेकंड में दोनों भौतिक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां राक्षस बिना किसी वाहन के उनका पीछा नहीं कर सकते। जैक आईने में देखता है और पाता है कि उसने अराट के मृत शरीर को अपने कब्जे में कर लिया है, जो दर्दनाक है। चैन उसे एक प्राचीन बंदूक देता है जिसमें विशेष गोलियां और एक विशेष चाकू होता है। ये दो ही हथियार हैं जो मेक को मार सकते हैं। इस बीच मेक ने जैक के शरीर पर कब्जा कर लिया है और इसका इस्तेमाल फ्रैंक के साथ होटल के कमरे में जाने के लिए कर रहा है। परिवार उसके बारे में चिंतित है, लेकिन मेक नहीं जानता कि उनके साथ कैसे संवाद करे और वह दर्पण में अपने असली रूप को देखता रहता है। लू बहुत सारे सवाल पूछती रहती है, इसलिए मेक मॉल से जली हुई गुड़िया बाहर ले आता है। अचानक कमरे का फोन बजने लगता है और मेक खुशी से नोट्स लेते हुए कॉल उठाता है। जब तक चैन और जैक कमरे में प्रवेश करते हैं, मेक और परिवार जा चुके होते हैं और केवल गुड़िया ही बची रहती है। चैन को फोन के बगल में मेक का नोट मिलता है, जबकि जैक लू को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और उसे पूल के पास देखता है, इसलिए वह तुरंत होटल से बाहर निकल जाता है। फ्रैंक और लू उससे डरते हैं क्योंकि वे उसे अराट के रूप में देखते हैं और ध्यान भटकाने के कारण मेक पीछे से जैक को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर मेक ने जैक को पकड़ते हुए उसे बताया कि कैसे वह उसका जीवन और उसका परिवार चुरा लेगा। वह उसे अपने प्रियजनों की जगह नौकरी चुनने के लिए एक बुरा पिता और पति भी कहता है। जैक मेक को प्रतिक्रिया देने के लिए उसका अपमान करता है और जैसे ही मेक आगे बढ़ता है, जैक रास्ते से हट जाता है। दोनों पुरुषों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे पर बार बार मुक्का और लात से बरसाते हैं। जब जैक विशेष बंदूक का उपयोग करने की कोशिश करता है, मेक जल्दी से उसे निहत्था कर देता है और वे दोनों पूल में गिर जाते हैं। पानी में लड़ाई जारी रहती है और जैक विशेष चाकू निकालता है, लेकिन जब वह मेक फ्रैंक को चाकू मारने वाला होता है तो जादुई बंदूक उन पर तान देता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। दोनों आदमी असली जैक होने का दावा करते हैं और फ्रैंक को नहीं पता कि क्या करना है। लू उस इशारे के बारे में पूछती है जो वह हमेशा अपने पिता से वादे करने के लिए करती है, जो जैक अराट के शरीर का उपयोग करके करता है। फ्रैंक बंदूक चलाता है और दुर्भाग्यवश जैक को मारता है, जिससे वह वापस हिंड्रेंस में चला जाता है, जहां उसकी आत्मा को एक राक्षस काट लेता है। वास्तविक दुनिया में मेक जैक के शरीर का उपयोग करना जारी रखती है और फ्रैंक से बंदूक ले लेती है, जबकि लू जोर देकर कहती है कि यह उसके असली पिता नहीं है। अचानक दीवार पर एक रक्त पोर्टल दिखाई देता है और मेक उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। बाधा में जैक की आत्मा को चैन द्वारा बचाया जाता है, जिसके पास अभी भी मेक द्वारा होटल के कमरे में छोड़ा गया नोट है। ये पता चला है कि मेक विचन के संपर्क में था, जिसने उसे नरक के द्वार अनुष्ठान स्थल को खोजने के निर्देश दिए थे। दोनों इन निर्देशों का पालन करते हुए जंगल में एक परित्यक्त घर ढूंढते हैं, जहां नरक के द्वार को चिन्हित करने के लिए एक बड़ी आग जल रही है। वास्तविक दुनिया में मेक फ्रैंक और लू को एक ही स्थान पर लाता है, जहां उसे कुछ भूत प्रेत से ग्रस्त पंथी और नकाबपोश अजनबी मिलते हैं, जो विचन होता है। चूंकि बड़ा दानव अभी भी आसपास है, जैक और चैन सावधानी से तब तक छिपते हैं जब तक उन्हें सही जगह नहीं मिल जाती और चैन एक नया पोर्टल खोल देता है। विचन लू के शरीर को गेट के ऊपर तैराता है और अनुष्ठान पूरा करने के लिए उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वह एक देवता बन जाएगा, लेकिन उसे जैक द्वारा बाधित किया जाता है। लड़ाई तब शुरू होती है जब पंथवादी जैक पर हमला करते हैं, जो प्रभावशाली युद्ध कौशल और विशेष चाकू का उपयोग करके उनसे एक एक करके लड़ता है और उन सभी को मार डालता है। मेक भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और विशेष बंदूक से जैक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ वार के बाद वह निहत्था हो जाता है। जबकि पुरुष लड़ते रहते हैं, फ्रैंक उसे पकड़ने वाले गुंडे से मुक्त होने में कामयाब हो जाती है और बंदूक वापस लेने से पहले उसे नीचे गिरा देती है। वह विचन के हाथ पर गोली चलाती है ताकि वह लू को चाकू मारने से रोक सके, लेकिन पंथवादी अचानक उससे भिड़ जाता है और उसे गिरा देता है। फ्रैंक उसे नीचे लाने के लिए जमीन से गिरा हुआ चाकू उठाती है और जैक अपना ब्लेड दूसरे आदमी पर फेंकता है, जो उसे पकड़ने वाला होता है। मेक के पास एक चाकू भी है और वह जैक पर तब तक वार करती रहती है जब तक कि फ्रैंक अपने पति पर बंदूक नहीं फेंक देती, जिससे जैक को आखिरकार मेक को गोली मारने का मौका मिल जाता है। उसकी आत्मा को तुरंत ही हिंद्रांसा में भेज दिया जाता है, जहां विशाल दानव उसे तुरंत खा जाता है। इसके बाद चैन विचन के सामने आता है और उसका ध्यान भटकाए रखता है ताकि जैक उसे पीछे से चुरा मार सके। मरने से पहले विचन ने बताया कि गेट बंद करने का एकमात्र तरीका यह है कि जैक उसे पार करे। चैन बताते हैं कि उन्हें कोई वैकल्पिक रास्ता खोजने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए जैक अपने परिवार को अलविदा कहने जाता है और पहले उनके लिए वहां न होने के लिए माफी मांगता है। वह अग्निद्वार की ओर चलने से पहले उनसे आखिरी बार गले मिलता है, जो उसे तुरंत नरक में पहुंचा देता है। जब जैक दूसरी तरफ गेट तक पहुंचता है तो उसका शरीर जलने लगता है, जिससे वह प्रभावी रूप से उसे बंद कर देता है। भौतिक दुनिया सामान्य हो जाती है और फ्रैंक लू को उसकी दादी के घर रहने के लिए ले जाती है। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी महिला गेट पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है।